हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं टीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण काल। टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले दिया है पाषाण काल से संबंधित। पाषाण काल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें कवर कराऊंगी विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा विस्तृत में आपको वर्णन के साथ एक एक पॉइंट आपको कवर कराते चलूँगी। तो लेट स्टार्ट्स आवर वीडियो। पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि समस्त इतिहास को एकदम शुरू से मैं आपको पढ़ाने चल रहे हैं। शुरू से आपको एकदम जीरो से आपको पहुँचाएंगे आपको शिखर तक, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समस्त इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है: प्राक ऐतिहासिक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या एवं तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल के मनुष्य ने कोई लिखित विवरण नहीं रखा, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिससे समझ में आता है, ये पता चले कि उस समय का मनुष्य कैसे रहते थे, क्या उनका क्या जीवन था। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है। तो यानी कि कोई लिखित विवरण था ही नहीं। इसके विषय में जानकारी जो होती है प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो पाषाण मतलब पत्थर के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों से प्राप्त होती है। तो इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आशा स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पॉइंट। दूसरा हो गया, दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, यानी कि इस जिस काल का लेख जो है हमें उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक काल। तो ये क्या है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। तो यहाँ से ये पॉइंट है कि लिखित विवरण उपलब्ध है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव विकास के क्या होते हैं, लिखित उपकरण, लिखित जो है विवरण उपलब्ध हैं। आगे देखिए, मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव कहानी कब शुरू होती है? 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है जो मनुष्य की कहानी है आज से। पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ। मनुष्य जो है वो 10 लाख वर्ष पूर्व है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य होमो सेपियंस का प्रवेश धरती पर आज से करीब 30 या 40 वर्ष पहले हुआ था। अब स्टूडेंट, ये है पाषाण काल जो आपके सिलेबस में, वो ये पाषाण काल है कि आपको 3 पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। मैंने इसके पहले जो बताया था वो आपको बेसिक चीज़ बता दी थी, जो आपको पता है कि नहीं है। नहीं पता है तो पता चल जाएगा, और पता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सारा अध्ययन एक जगह एक ही वीडियो में और पूरे एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बताऊँगी पूरे विस्तृत तरीके से। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे माना जाता है? तो पाषाण काल को। इस काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। नव पाषाण को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। तो यूनानी भाषा में पोलेसस प्राचीन एवं लेटियस पाषाण के अर्थ में प्रयोग होता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर पाषाण काल शब्द बना। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। यह काल है जो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं।
जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय में प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण पाए गए। अब तक प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। समान पत्थरों के कोर तथा फ्लेक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, में पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी यानी कि मिर्जापुर एवं बेलन घाटी इलाहाबाद में मिले हैं। तो इन दोनों प्रणालियों से जो हमको प्रस्तर मतलब पत्थर के औजार मिले हैं, कहाँ मिले हैं? सिंगरौली घाटी जो मिर्जापुर में है और बेलन घाटी इलाहाबाद में मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका से मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्रय भी महत्वपूर्ण है। इस समय के मनुष्यों का जीवन, किस समय के मनुष्यों का जीवन? जो पूरा पाषाण काल के हैं उस समय के मनुष्यों का जीवन था पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, मतलब अभी आग का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रोटो जाति के थे। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पे हम इस काल को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखते हैं क्या है। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाणोपकरण कहते थे। माइक्रोलिथ कहते थे। पूछा जा सकता है कि माइक्रोलिथ जो उपकरण है किस काल में प्रयुक्त होते थे? तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होते थे। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पे मध्य काल में जेस्पर, एगेट, चालसिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं बिंद क्षेत्र में भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय तथा महदया दहान नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े और भैंसों का शिकार करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से क्या थे? परिचित थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल के लोग, किस समय पाषाण काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे? तो मध्य पाषाण के लोग जो थे अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। आगे देखिए, मानव अस्थि पंजर के साथ कहीं कहीं कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं। इनसे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य के प्राचीन सहचर थे। तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि कहाँ पे, किस पाषाण काल में मानव के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में। और इससे इस काल में ये प्रतीत होता है कि ये कुत्ते जो थे मनुष्य के क्या थे? प्राचीन सहचर थे। आगे देखिए, यहाँ आपको रिकॉल कर दें कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियाँ कौन सी हैं। तो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति जो औजार के आधार पे, औजार प्रौद्योगिकी के आधार पे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ये अवस्थाएं हैं कौन सी? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण में कौन से यहाँ पे औजार प्रौद्योगिकी है? हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स या और विदारणी यानी कि क्लीवर उद्योग,
मध्य पाषाण काल में क्या है, सल्क या फ्लेक्स से बने औजार और उच्च पूरा पाषाण, ये सारे पूरा पाषाण काल के हैं। सल्को एंड फल्को यानी कि ब्लेड पर बने औजार। आगे देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, जो पूर्व पाषाण काल है उसके महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहलग्राम जो है कहाँ है, कश्मीर में है। बेलन घाटी इलाहाबाद जिले में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में जो कि मध्य प्रदेश में है। 16 आर और सिंगी तालाब नागौर जिले में जो कि राजस्थान में है। नेवासा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में। हुंसगी गुलबर्गा जिले में जो कि कर्नाटक में है। अटारीराम पक्कम ये है तमिलनाडु में। आगे देखिए क्या पॉइंट है। मध्य पूरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, जो कि मध्य पूरा पाषाण युग के स्थल हैं कौन कौन से हैं, ये हैं भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ियाँ और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर। अब यहाँ देखेंगे मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल जो मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के हैं कौन कौन से। वागोर जो कि राजस्थान में है। लंगनाज गुजरात में। सराय नाहरराय, चोपनी मांडो, महदहा, दमदमा ये सब उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका, आदमगढ़ ये तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं पॉइंट कि बागौर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़ें बकरियां रखे जाने का साक्ष्य मिलता है। तो किस पाषाण में भेड़ें बकरियां रखे जाने का साक्ष्य मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है, बागौर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी के ईस्वी पूर्व के आसपास। अब आते हैं आपका अगला पॉइंट, नव पाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल, जो कि आपके टीजीटी सिलेबस में सबसे पहले यही दिया है। तो इसको देखते हैं ये किसको नव पाषाण काल कहते हैं, या कहीं कहीं उत्तर पाषाण काल भी इसको दिया रहता है। स्टार्ट करते हैं। साधारणतः इस काल की समय सीमा 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी भाषा में नियो शब्द नवीन के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नव पाषाण काल भी कहा जाता है। तो इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि प्रथम नवपाषाण काल का प्रथम जो है प्रस्तर कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश से। किस नदी से, टोंस नदी से। किसने प्राप्त किया, तो ली मेसूरियर ने। कब प्राप्त किया, 1860 में। आगे देखिए क्या है। इसके बाद 1872 ईस्वी में निबलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया, लिबनर फ्रेजर ने। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु हैं कौन कौन है नवपाषाण काल की सभ्यता के, कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि नवपाषाण युग के क्या है, मुख्य केंद्र हैं। इस समय प्राप्त प्रस्तर औजार गहरे ट्रेप से बने थे, जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश लगी होती थी। नवपाषाण काल में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के निकट कोलीडवाह नामक स्थान से मिलता है, जिसका समय 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। धान के अतिरिक्त महगढ़ा में जौ की खेती का साक्ष्य भी मिलता है। महगढ़ा में एक पशुवाड़ा भी मिला है। इस समय पाषाणकालीन सभ्यता काफ़ी विकसित हो गई थी। नवपाषाण काल में पाषाणकालीन सभ्यता बहुत विकसित हो गई थी। अब मनुष्य आखेटक पशुपालक से आगे निकलकर खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता भी बन गया था। अब वो खाना बदोश वाले जीवन को त्याग कर स्थायित्वपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होने लगा। तो यहाँ से पॉइंट बन सकता है, कब मनुष्य जो है खाना बदोश का जीवन त्याग कर अस्थायी जीवन जीने लगा, तो नवपाषाण काल में। उसे बर्तन बनाने की तकनीकी का भी ज्ञान हो गया था। तो नवपाषाण काल में मनुष्य को बर्तन बनाने की तकनीकी का ज्ञान हो गया था। संभवतः वस्त्रों की जगह जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। वस्त्रों की जगह किसका प्रयोग करते थे, जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल की
प्राप्त कुछ पर्वत कंदराओं और बर्तनों से चित्रकारी का आभास होता है। किसी कर्म का प्रारंभ तो नवपाषाण काल में अवश्य हुआ, पर सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि कर्म प्रारंभ हुआ यह विवाद का विषय है। 1977 से चली आ रही खुदाई से अब तक प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ। तो कृषि कर्म का प्रारंभ जो था वो कहाँ से माना जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। नवपाषाण के लोग अग्नि का प्रयोग कर लिए थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है और कुंभकारी जो है इसी नवपाषाण काल में मिलती है हमें। यहाँ हम देखेंगे कि नवपाषाण काल कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। गुफ कराल और बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। महगढ़ा, चौपानी मांडो और कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश की वेलन घाटी में। चिरांद जो है बिहार में है। यहाँ कुछ दिए गए हैं, बर्तन दिए गए हैं। कुछ क्या है? ये नवपाषाण कालीन मृद भांड है, यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं नवपाषाण कालीन। देखिए यहाँ पे ये सारे ये मिट्टी के बर्तन जो है नवपाषाण कालीन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये सारे नवपाषाण कालीन के जो है मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन हैं। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ यहाँ एक मानचित्र दिखाना चाहती हूँ कि भारत में प्रस्तर युग के प्रारंभ महत्वपूर्ण स्थल जो है पाषाण काल के जो है महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। देखिए संघाव दिया है, ये है मेहरगढ़, ये है सिंधु नदी, होड़ी हिल, ये गंगा नदी, यमुना नदी, ये है डिंडवाना, हाकांग, पुष्कर, बागौर, जालौन, सोगरा, तो ये सारे जो है सराय नाहर राय यहाँ है। तो ये सारे जो स्थल हैं वो क्या हैं? प्रस्तर युग के महत्वपूर्ण स्थल है। देखिए यहाँ पे टेरी स्थल यहाँ पे ये दिया है, टेरी स्थल यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे गुडियाम गुफा है, ये है हसंगी। आगे देखिए यहाँ पे नेवासा, यहाँ पे नेवासा दिया है, ये है चिरकी, ये है आदमगढ़, ये है भीमबेटका, यहाँ पर भीमबेटका यहाँ पे है। आगे ये है वीरभानपुर, ये है महानदी। तो ये सारे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो कि किससे स्थल है? भारत में प्रस्तर युग के महत्वपूर्ण स्थल जो हैं यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, ये कुछ दिए गए हैं। आगे देखिए, अब इस मानचित्र में देखिए भारत में नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जी हैं। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जो है इस मानचित्र में दिए गए। देखिए बुर्जहोम श्रीनगर, यहाँ पे घाली गाय, सरायखोला, इस्लामाबाद। ये आगे देखिए कोल्डवा यहाँ पर है, मेहरगढ़, विराट, विछार, गुवाहाटी, सेलबरगिरी यहाँ पे। आगे आप सारे देखते चलेंगे। यहाँ पे सारे जो दिए गए हैं, सारे जो स्थल जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, सारे हैं कहाँ के? ये हैं भारत में नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जो दिए हैं, कुछ दिए गए हैं यहाँ पे है। देख लीजिए आप, ये अरब सागर है, ये श्रीलंका है, ये अरब सागर यहाँ है, श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी, आप देख लेंगे। आगे देखिए। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये हम लोग का पाषाण काल का ये टॉपिक समाप्त हुआ। आशा है कि आप इसको बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ लिए होंगे। एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया है और आप इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपको नया वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी से आप उसे देख सकें। और आप वीडियो देख के आप बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये वीडियो कैसा रहा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।